हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी के बारे में बता दिया था। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बेल्जियम की साझेदारी के बारे में बताऊंगा। बेल्जियम जो यूरोप की कंट्री है, उसमें सत्ता कैसे सत्ता को हासिल किया गया था। बच्चों, ये चैप्टर आपको सत्ता की साझेदारी जिसमें मदद करता है। कल मैंने आपको बताया था कि सत्ता की साझेदारी के लिए आपको भाषा, कास्ट और रिलीजन, इन तीनों में मतलब समझकर ही आप सत्ता की समझ सकते हैं कि आखिर साझेदारी का मतलब क्या है और साझेदारी क्यों की जाती है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम बेल्जियम के उदाहरण से समझते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की। मतलब श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में भाषा के आधार पर कैसे उन्होंने आपस में संबंध बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे था, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। किन्होंने? बेल्जियम के लोगों ने। 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। जैसे कि तब श्रीलंका में हुआ था, जो तमिल भाषी लोग थे उनके साथ बेगानेपन का व्यवहार किया गया था। इन्होंने 4 संशोधन सिर्फ इसीलिए किए कि किसी भी व्यक्ति को जो बेल्जियम में रह रहा है उसे कहीं से भी बेगानेपन का अनुभव ना हो और सभी मिलजुल कर क्या हो सके, रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाहीनशील है, मतलब कि एकदम अमेजिंग है, एकदम अलग है। और कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने क्या किया, बेल्जियम के मॉडल में कुछ विशेष जानकारी थी, कुछ मुख्य बातें थी। कौन कौन सी बातें थी? संविधान में इस बात को प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा वाले लोग समान संख्या में हों। मतलब कि बेल्जियम में जो सरकार बने उसमें क्या हो, दोनों भाषा के लोग, चाहे फ्रेंच के हों चाहे डच भाषा के लोग हों, उनकी संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जब दोनों भाषा के लोग क्या हो, दोनों भाषा के समूह जिनका संसद में उसके पक्ष में बराबर का मतदान हो। मतलब कि जिससे ये अंदेशा निकल सके कि बहुमत किस साइड जाएगा। तभी ऐसा संविधान बने जहां दोनों समुदाय क्या हो, दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें। कोई भी ऐसा फैसला ना हो जो एक तरफा हो। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों, क्षेत्रीय सरकारों की सुपुर्द कर गई। मतलब कुछ ऐसी शक्तियां थी जो क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई, यानी कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होंगी। उन मामलों में, उन विशेष मामलों में ऐसी शक्तियां दे दी गई थी। और देश की राजधानी जो थी ब्रुसेल्स, उसमें अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व। बच्चे पूछते हैं कि सर प्रतिनिधित्व क्या होता है। बच्चे, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है आप जिस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, अपना 100%। जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके प्रिंसिपल सर आपको बुलाते, तो आप किसको सपोर्ट करते हो, किसका रिप्रेजेंट करते हो? आप अपनी 10th क्लास का रिप्रेजेंट करते हो बच्चों। तो इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबर की भागीदारी स्वीकार की थी। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि बेल्जियम में सरकार देश की पूरी जनसंख्या में तो असमान अनुपात था ही, ठीक है, लेकिन ब्रुसेल्स में उसका उल्टा चल रहा था। ब्रुसेल्स जिस देश की राजधानी थी वहां उल्टा चल रहा था। तो अब देश में जो सरकार बनेगी, देश में जो भी प्रक्रिया होंगी, वहां दोनों भाषा बोलने वाले लोगों का क्या होना चाहिए, समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे वाले में। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी, यानी सामुदायिक सरकार। कौन सी वाली सरकार? सामुदायिक। जैसे आपके देश में होता है ना, ग्राम सरकार, जिला सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार, इस तरीका से पैटर्न बनता चलता है बच्चों। सेम यहाँ पर यही हुआ। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को क्या करते थे, चुनते थे। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा के सभी मामलों को में फैसले लेने का क्या था, अधिकार था। यानी इन तीनों सरकार को काम अलग अलग भी कर दिए और इनका काम को कैसे कर सकें इस बारे में भी आप समझ सकते हैं बच्चों। जहां ना समझ में आए बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, आपको बेल्जियम के मॉडल में कुछ जटिल लग सकता है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ें अच्छी दी हुई हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि पैटर्न क्या होना चाहिए, कि क्या कोई हम सवाल बना सकते हैं, कैसे कैसे सवाल हमारे मन में आने चाहिए, तो उसके लिए सवाल बनाए। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों पर भी
मतलब कि हमारे लिए तो जटिल है ही है, यह व्यवस्था बेल्जियम के लिए भी जटिल है। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। क्यों? क्योंकि इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंका क्या थी, खत्म हो गई। गृह युद्ध पर विराम लग गया। गृह युद्ध जो श्रीलंका में आया था, श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों, सिंहली भाषी लोगों में, तो इनको गृह युद्ध की स्थिति क्या होने लगी, खत्म होने लगी। बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर इसे यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया, तो ब्रुसेल्स को मुख्यालय चुना गया। क्या हुआ? ब्रुसेल्स को मुख्यालय। ब्रुसेल्स में बेटा नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका हेडक्वार्टर भी मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। यहाँ अगर ये दो भाषा में बट गया होता, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर कई सारे यूरोपीय देशों ने क्या किया, यहाँ पर इसे यूरोपीय संघ बना दिया और यहाँ पर एक मुख्यालय भी खोला गया उसके लिए। तो कहने का मतलब है, सत्ता की साझेदारी में हमें ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं, यह बात कुछ अजीब सी लगती है। खैर जरा सोचिए कैसे। डच भाषा वाले लोग और फ्रेंच भाषा वाले लोगों में मैंने बताया था आपको कि कैसे वो लोग सत्ता की साझेदारी करेंगे, उन्हें आपस में मेल जोल करना पड़ेगा बच्चों। बेल्जियम और श्रीलंका की इस कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा, दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता की साझेदारी का सवाल उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बेटा, किसी भी देश की लोकतंत्र तभी बन सकती है जब उस देश में रहने वाले लोगों के बीच में एकता का भाव हो। कैसा भाव हो? एकता का भाव हो। इस एहसास के चलते दोनों पक्षों में सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हुए। क्या हुआ? दोनों पक्ष, जो आपके डच भाषा वाले लोग थे, फ्रेंच भाषा वाले लोग थे और जो 1% लोग जर्मन भाषा वाले थे, उन तीनों में आपस में क्या होने लगा, संबंध होने लगा, एक साझेदारी होने लगी। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। क्या रास्ता अपनाया गया? इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करे, तो देश की एकता पर क्या हो सकता है, गहरा संकट आ सकता है। तो बच्चों, इस कहानी को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं बच्चों। बच्चों, मैं दो कंपार्टमेंट करे। एक तो बच्चों मैंने बेल्जियम ले लिया एक साइड, और दूसरी साइड श्रीलंका ले लिया। यहां पर एकता यानी कि यूनिटी, आपकी यूनिटी बनाने का फैसला लिया गया। यहां यूनिटी क्या हुई? डाइवर्सिटी आई। यूनिटी में क्या आई? डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आने लगा, बहुसंख्यक बात, नंबर, लोगों के नंबर्स पर डिवीजन आने लगा। तो ये डाइवर्सिटी को खत्म करें कैसे? डाइवर्सिटी को तभी खत्म किया जा सकता है जब दूसरे ग्रुप वाले लोग, जो ज्यादा संख्या में होते हैं, कम संख्या के वाले लोगों की भावनाओं में क्या करते हैं, भावनाओं को मानते हैं, उनको संभालते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आपको मैंने ये दोनों कथाएं आपको बता दी, मतलब दोनों उदाहरण से आपको समझा दिया बच्चों। चल, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी है क्यों। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो ही तर्क दिए जा सकते। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जो टकराव का अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर क्या हो जाते हैं, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है, अगर किसी देश में एकता ना हो तो उस देश में क्या होने लगते हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं। क्या लड़ने लगते हैं? आपस में लड़ने लगते हैं। इस कंडीशन में ये देश के क्या होने लगते हैं, अक्सर का टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे लूं तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यहाँ पर यही एक काल हुआ करता था। ये एक उदाहरण के रूप में बताया गया बच्चों। इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व बचाने के लिए एक अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता को क्या कर सकता है, घातक हो सकता है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर यहाँ पर कहने को बहुत संख्यक में हिंदू लोग रहते हैं, पर हमारे देश में मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, कई सारे धर्म के लोग रह रहे हैं। अब वो आपस में मेल जोल करके ही रह रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये न लगे कि हम लोग संख्या में अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, तो कोई भी दूसरा ग्रुप उन पर क्या ना हो सके, हावी ना हो सके।
बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि ये बहुसंख्यकों की बर्बादी भी कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड होते। हम आपस में लिंक्ड होते कैसे? मान लीजिए एक एग्जाम्पल में, मान लीजिए आपको लगता है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को अक्सर का नौकरी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जरूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं बेटा। कुछ अनपढ़ लोग भी अच्छे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं अनपढ़ शब्द इसलिए ले रहा हूँ, कई बार ये समझते हैं लोग कि पढ़े लिखे होने पर गर्व हो जाता है कुछ लोगों को। बेटा ऐसा नहीं है। कई बार हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग भी उस चीज़ को समझ जाते हैं और उस चीज़ से अपना लाभ कमा सकते हैं बेटा। तो अक्सर हमें कभी भी किसी को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक या धर्म या जाति या भेदभाव, किसी भी तरीका का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए बच्चों। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक है। इसके पक्ष में एक और तर्क, अभी यहाँ पे दो तर्क समझे थे, अब एक और तर्क, एक और बात कही जा सकती है। यह बात कहीं ज्यादा गहरी, इस बात से कहीं ज्यादा गहरी क्या है कि सत्ता की साझेदारी असल में लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र का मतलब है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच में सत्ता को बांटा जाए। ये लोग इसी ढर्रे में रहें ताकि वो सत्ता को संभाल सकें। ये इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी या जन भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक तर्क और दूसरे को हम नैतिक तर्क कहते हैं। युक्तिपरक, जैसा कि आपने पहले वाले उदाहरण में समझा, पहले पक्ष की बात समझी, फिर दूसरी बात जो नैतिकता के आधार पर थी। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकार परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे पे अंतर्भूत महत्व को प्रदान करता है। अगर मान लो ये देश टूट जाए तो क्या ये कभी प्रशासन करेंगे? कर सकते हैं, पर बेटा इन्हें कभी जिसकी चीज की जरूरत है वो तो ग्रुप हमारे पास रहा ही नहीं। मतलब ग्रुप में बढ़ जाना कोई आम बात नहीं है। जब कभी हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, बीच में दरार आ जाती है, और अक्सर कर ये दरार हमारे लिए ही नुकसानदेह होती है। ये नहीं है कि हम किसी और को नुकसान पहुंचा दे, बल्कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा दे बच्चों। तो आपने ये बात समझी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब ये यहाँ एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसको जरा आप लोग पढ़ेंगे। मैं इस पर जल्द ही टेलीग्राम लिंक अपलोड कराकर आपको एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी अपलोड करा दूंगा बच्चों। ओके बच्चों, अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय तक यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह को हाथ में रहनी चाहिए। पर बेटा ये गलत है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, एक ही व्यक्ति या एक ही समूह का अधिकार हो जाता है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये कह सकते हो कि जिस देश में प्रेसिडेंट राजा बनता है, या प्रेसिडेंट का रूल हो, या राजा का शासन हो, तो वहां अधिकांश फैसले लेने का हक किनको होता है? प्रेसिडेंट को और राजा को। पर इससे कई बार फैसले एक व्यक्ति की निगाह से हो जाते हैं, मतलब कि उनमें आपसी मेल जोल ना होना कई बार देश में यही अराजकता का बीज बो देती है ये बात। ठीक है, अगर फैसले लाने वाली शक्ति बिखर गई तो फैसले लेना, अच्छा कई बार जब ये शक्ति जो फैसले लेते हैं, हम हमारे देश में क्योंकि सरकार एक लोकतांत्रिक का दूसरा संसदीय रूप है, तो कई बार हमें फैसले लेने में समय ज़्यादा लग जाता है। पर कई बार ये फैसले देर से तो लिए जाते हैं, पर इससे लाभ अच्छा होता है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम अचानक फैसले ले, कभी कभी सरकार को रुककर भी फैसले लेने होते हैं। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता ही सारी राजनीति, क्योंकि जनता ही क्या करती है, इन्हें सत्ता में लेके आती है, इन्हें आपस में लोकतांत्रिक बनाती है, और अपनी ही द्वारा चुनी हुई सरकार को क्या करती है, आमंत्रित करती है ताकि वो खुद हमारे लिए क्या करें, शासन बनाए। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। स्वशासन की संस्थाएं मतलब खुद के शासन की संस्थाएं, क्योंकि जनता ही क्या करती है, अपने लिए शासन चुनती है बच्चों। इस पूरी बात का ये मतलब है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन
में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने की सारी सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को ही अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक क्या हो, सत्ता की साझेदारी में हिस्सेदारी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें बच्चों। आप लोग अपनी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों से समझें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या आप लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे बच्चों, के बीच सत्ता का इसी किताब में पढ़ेंगे, इसी बीच में के बीच सत्ता का बंटवारा होना है। इसे हम सत्ता को क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अब विधायिका काम क्या करती है? कानून निर्माण। कार्यपालिका कानून को लेकर आना। न्यायपालिका जब कभी कानून में कोई दिक्कतें होती है तो उसका सुलझाना। तो ये क्या है, सबके काम तो समान स्तर पर है पर उनके करने के ढंग अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह देते हैं शासन के विभिन्न अंग हैं ये। क्लियर है बच्चों? ऐसे बंटवारे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब इसमें क्या है, अब कभी विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता नहीं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि उसके अधिकार सीमित है। हर अंग दूसरे पर क्या कर सकता है? अंकुश लगा सकता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में कैसे बच्चों? अब इनमें एक उदाहरण की तरह मैं एक उदाहरण लेता हूं बच्चों। यहाँ तक बेटा आपका पूरा टॉपिक था यहाँ तक। अभी एक और उदाहरण से समझिए। आपके देश में न्यायपालिका है बच्चों, ठीक है, जुडिशरी। अब कोई जज अपना फैसला लेते टाइम किसी से सलाह ना ले, अन्य जजों से बातचीत ना करे या फैसला एक ही पक्ष के विरोध में डाल दे, तो क्या ये काम ठीक रहेगा? क्या उसका दिया गया न्याय उचित है? नहीं। इसको रोकने के लिए हमारे देश में क्या है? संसद है। क्या है? संसद। संसद के अधीन कार्य देश की कार्यपालिका सत्ता के उपयोग करती है और पर यह संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। क्योंकि कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका की बेटा मंत्रिपरिषद जो भी नियम कायदे कानून बनाएगी उसको कहां पर लाया जाएगा? संसद में। और न्यायपालिका की नियुक्ति की कार्यपालिका करती है। कैसे? न्यायपालिका काम क्या करती है? न्यायपालिका जब कभी जो विधेयक या कानून आता है उसमें अगर कोई दिक्कतें होती हैं, कोई गलत बात होती है, तो न्यायपालिका उस पर क्या करती है? जवाबी कार्रवाई भी करती है। मतलब कि उस पर अंकुश भी लगा सकती है। ऐसा नहीं है बेटा कि एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण नहीं रखता। हर अंग एक दूसरे के कामों पर नियंत्रित रख सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बेटा यहीं तक रोकता हूं। आपको कल सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा लेट हो गया था, बट कल मैं आपसे टाइम से आपको आपकी क्लास अपलोड कर दूंगा बच्चों। बाय बच्चों।